वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह टेस्ट नंबर 456 456वां टेस्ट है। इसमें फोकस करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्नों पर और टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। कौन कौन से कारण हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के? मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, लोगों की जनन आयु में वृद्धि। देखिए, मातृ मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि का कारण तो हो नहीं सकता ये, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी लोगों की जनन आयु में वृद्धि, तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो भारत ने पिछले कुछ दशकों में चहुमुखी विकास जो है वो किया, जिससे लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है। इसका प्रमुख कारण है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, मतलब ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होना जो जनन करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां हैं? कौन कौन सी हैं इसमें गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां? नसबंदी, निरोध, कॉपर्टी और है स्तनपान अनार्त, मतलब लैक्टेशनल एमेनोरिया। कौन कौन सी है इसमें? देखिए, नसबंदी है। नसबंदी में क्या है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, पुरुषों में होता है वैसोक्टोमी और महिलाओं में होता है ट्यूबोक्टोमी। इसी को बोलते हैं नसबंदी, एक कृत्रिम विधि है ये। और कॉपर्टी लगवाना और कंडोम का इस्तेमाल करना, ये सब की सब क्या है, गर्भ निरोधक की कृत्रिम विधियां हैं। ये चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। तो गर्भ निरोध में जो कृत्रिम विधियां हैं वो है कॉन्डम हो गया, कॉपर्टी हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, अंतरोप तथा नसबंदी हो गया। नसबंदी मतलब पुरुषों में वैसोक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबोक्टोमी, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, मतलब शुक्र वाहिनियों को बीच से काट कर बांध देते हैं। इसी तरह महिलाओं में, फीमेल में अंड वाहिनियों को बीच से काट कर बांध देते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी, और पुरुषों में होता है वैसोक्टोमी नामक एक छोटा सा ऑपरेशन आदि। ये सब गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां हैं। अब देखिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो गर्भ निरोध की जो है प्राकृतिक विधि है। यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और जो आवर्त चक्र है वो शुरू नहीं होता। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान करना जारी रखती है, तब तक क्या होता है, गर्भ धारण के अवसर जो है लगभग शून्य होते हैं। लगभग शून्य होते हैं तो लगभग है इसमें, ऐसा नहीं है कि 100% है। ये श्योरिटी इसमें नहीं है, श्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कॉन्डम, कॉपर्टी, गर्भ निरोधक गोलियाँ या फिर नसबंदी, वैसोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन्स होता है? कौन सा होता है इनमें? प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ACTH या सोमेटोस्टेटिन। देखिए, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन ये तो उसमें पेनक्रियाज में होते हैं ना, लेकिन है इसकी दीपिकाओं में अल्फा बीटा गामा सेल से निकलते हैं, बहुत पूछते हैं इनको। इसमें इंसुलिन सबका फेवरेट है, सबसे ज़्यादा वो पूछा जाता है। इसका उत्तर फिलहाल है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो है संयोजन होता है, जिसे थोड़ी मात्रा में पिल्स के रूप में मुँह से खाया जाता है। ये गोलियां बाजार में पिल्स के नाम से जो है लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सभी तरह के यौन संचारित रोग जो हैं वो पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। यौन संचारित रोग मतलब STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सभी यौन संचारित रोग संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ, मतलब गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको हो सकते हैं, उसमें संचारित होते हैं या हो सकते हैं।
देखिए ऐसा नहीं है कि सारे हो जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो बहुत सारे होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि केवल HIV एड्स है। HIV एड्स और यकृत शोथ भी वो तो ट्रांसमिटेड हो जाएगा घर में पल रहे बच्चे में। और सभी तरह के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य भी नहीं है, ये भी गलत है। दूसरा भी, पहला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि HIV एड्स यकृत शोथ भी कहाँ उपचार है इनका। तो दोनों के दोनों जो हैं वो गलत हैं। खाली इसमें क्या है, लंबे समय तक व्यक्ति जो अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा और गोलियों के द्वारा जो है वो एक स्टेबिलिटी ला कर लंबे समय तक चला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वो हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन गलत हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग मतलब STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या फिर जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। अब देखिए सुजाक यानी गोनोरिया हो गया, और सिफिलिस हो गया, हर्पीज़ हो गया, जननिक परिसर्प हो गया, और ट्राइकोमोनसता हो गया, लैंगिक मत्स्य हो गए, यकृत शोथ भी हो गया, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित है और घातक है HIV एड्स आदि जो है सामान्य यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। यकृत शोथ भी जननिक परिसर्प तथा HIV संकरण रोगों का इलाज नहीं है। इनको छोड़कर बाकी सभी यौन जो रोग हैं वो पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। अब देखिए कुछ ही यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो हैं संक्रमित माता या व्यक्ति से दूसरे में पहुंचते हैं, जैसे यकृत शोथ भी और HIV संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकता है HIV, बाकी नहीं। इसलिए गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये वाले। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। यौन संचारित रोग HIV एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किन माध्यमों में पहुंच सकता है? संदूषित रक्तदान से, और साझे प्रयोग वाली सुई से मतलब इंजेक्शन से, और साझा वस्त्र प्रयोग से। देखिए वस्त्र से तो हो नहीं सकता ये। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संदूषित रक्तदान से, और जो सिरिंज अगर इन्फेक्टेड है, कोई पॉजिटिव HIV पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव को लगा दी जाती है, वो भी पॉजिटिव हो सकता है इसमें। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बहुतों के उत्तर पता भी होंगे आपको। तो वस्त्र से तो हो नहीं सकता, हाथ में लाने से नहीं होता, खाना खाने से नहीं होता एक साथ। इसका ऐड भी आता था बहुत पहले। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। थर्ड को एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो देखिए कुछ यौन संचारित रोग जैसे कि HIV हो गया, यकृत शोथ भी हो गया, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निम्न प्रकार से संचारित हो सकते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति से साझे प्रयोग वाली सुई से मतलब इंजेक्शन से, तथा शल्य क्रिया में प्रयुक्त औजारों से भी, संदूषित रक्तदान से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, संक्रमित माता से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में संचारित हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, और टैटू बनवाने से भी हो सकता है। UPSC सिविल सेवा में अभी 1-2 वर्ष पहले प्रीलिम्स में पूछा गया था प्रश्न कि निम्नलिखित में से HIV एड्स और यकृत शोथ भी। प्रश्न को इस तरह से था कि इनमें से कौन से रोग जो हैं वो टैटू बनवाने से हो सकते हैं। तो HIV था उसमें, यकृत शोथ भी सही था, 2 सही थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पात्र निषेचन IVAF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए इस तकनीक में निषेचन जो है वो शरीर के बाहर किया जाता है, और इस विधि में प्रारंभिक भ्रूण यानी युग्मनज यानी जायगोट को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल जो पात्र निषेचन होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो इसी सिद्धांत पर ही कार्य करता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर उसको फर्टिलाइज़ कराकर एक फीमेल का एग ले लिया और दूसरे मेल का स्पर्म ले लिया, फिर उसको बाहर फर्टिलाइज़ कराएंगे, फिर जो है फैलोपियन ट्यूब में जो है स्थानांतरित करते हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए बे तकनीक जो बच्चा पैदा करने में मदद करती है उनको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, मतलब पात्र निषेचन IVAF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक भी एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। IVAF तकनीक के अंतर्गत निषेचन शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में ही किया जाता है, जैसे शरीर के अंदर होता है ऐसा शरीर के बाहर होता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी वो डेवलप कर लिया है। अब देखिए इस विधि से डॉक्टरों ने इस विधि को लोकप्रिय रूप से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। IVF तकनीक के अंतर्गत प्रयोगशाला में दाता स्त्री के अंडे लेकर और दाता पुरुष से जो है शुक्राणुओं को एकत्रित करके
अनुरूपी परिस्थितियों में जो है युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं जो होती है, और फैलोपियन ट्यूब से फिर अंदर कहाँ, वो यूट्रस में चला जाता है विकसित होकर कुछ दिनों के बाद। फिर जाइगोट जो है वो प्लासेंटा से जो है मादा से जुड़ जाता है, फिर वहीं से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब ले लेता है। और प्लासेंटा मतलब एक वो नली टाइप की होती है ना, जो उसके नाभि से बच्चे के होती है। बाकी इसके ऊपर तो मानव जनन में पूरा उसके बाद क्या प्रोसेस होती है कि पहले महीने में सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, फिर शुरुआती 3 महीने में जो उसके अंग विकसित होने लगते हैं, टोटल जो है 2 महीने में परिपूर्ण हो जाता है बेबी। तो ये कुछ प्रश्न थे जनन स्वास्थ्य से लेकर, 6 ही प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। और इसके ऊपर जो बाकी के क्वेश्चन जो हैं मानव जनन के टॉपिक में जो है उसमें 10 या 12 प्रश्न कराए हैं, उसका भी रिवीजन अच्छे से कर लेना आप। तो ये थे साइंस के प्रश्न, 12th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक था जनन स्वास्थ्य। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें पता भी होंगे। धन्यवाद।